बच्चियां बच्चे सारे अपने वर्गीय लग रही है सबका छाती में। क्या आपने मोदी को याद किया? मोदी को मतलब मोदी का ऐसा पर्टिकुलर। नमस्कार, BN24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले करीब 9 दिन से यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उस युद्ध के दौरान बेहद जो भारतीय लोग हैं, भारतीय स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ फंसे हुए थे और उनको बचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। कुछ अधूरे प्रयास भी माने गए थे। इसी बीच करीब 9 दिन बाद एक लड़का जिसका नाम है नीरज, वो सही सलामत अपने वतन वापस पहुंचा है। किस तरह से क्या हालात रहे, वो सभी बातें हम नीरज से जानने का प्रयास करेंगे। आखिर किन हालातों में वो यहाँ पर पहुँचे और उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। नीरज के परिवार वाले भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आखिर उन्हें किस तरह से जो अपने बेटे की चिंता है वो सता रही थी, या जो दूसरे थे भारतीय, उनकी चिंता भी सता रही थी। तो चलिए नीरज से बातचीत करते हैं, आखिर उनका क्या कहना है जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। बहुत धन्यवाद। नीरज, सबसे पहले तो आप सही सलामत अपने वतन वापस पहुंचे, इसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह के हालात फिलहाल यूक्रेन के अंदर बने हुए हैं और आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालात तो काफ़ी ज़्यादा मतलब गंभीर ही है वहाँ पे इस टाइम। एक तरह का मतलब विश्व युद्ध ही छिड़ा हुआ है, आप सबको पता भी है, न्यूज़ में देखते हो, मीडिया में देखते हो। ठीक है, तो हालात तो काफ़ी गंभीर हैं। वहाँ के लोगों को बीच में भी बहुत ज़्यादा टेंस थे वो। ठीक है, इंडियन जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे वो बहुत सारे निकल भी चुके हैं। कुछ जो कि मेजर सिटीज़ में रहते हैं, लाइक खार्किव होगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि टेंस सिचुएशन बनी हुई है। खार्किव और कीव सबसे ज़्यादा अटैक वहाँ पर हुए हैं। हाँ जी। तो आप किस जगह थे? जी, मैं था वेस्ट साइड में, इवानो फ्रैंकिव्स जी। अच्छा, आप कब गए थे वहाँ यूक्रेन? वहाँ पे गया था मैं दिसंबर में, 11 दिसंबर को। आप पढ़ाई कर रहे थे? जी, मैं MBBS का कोर्स कर रहा था वहाँ पे फर्स्ट ईयर में। MBBS फर्स्ट ईयर में जी। तो किन हालातों का सामने आपको करना पड़ा? आप पैदल गए, कैसे पहुँचे आप वहाँ पर? जो मेन जो टास्क था वो था बॉर्डर तक पहुँचना जी। बॉर्डर को क्रॉस करना। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने हमारे लिए बसेस की अरेंजमेंट की थी। ठीक है, और उसके बाद मतलब कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी बॉर्डर पे कि बस वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। फिर हमें बॉर्डर से अराउंड 15 से 20 किलोमीटर पहले उतार दिया गया था। वहाँ से हम पैदल गए हैं बॉर्डर तक। ठीक है, उसके बाद जब बॉर्डर पे पहुँचते हैं शाम को 4 बजे, तो उस टाइम वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि अराउंड वहाँ पे 4 से 5 हज़ार लोग थे। कितने बंदे बॉर्डर की तरफ कुछ बहुत सारे थे, अराउंड 4 कंट्रीज़ के लोग थे। अच्छा। जो बॉर्डर पे जा रहे थे, जिनको बॉर्डर क्रॉस करना था। उसमें इंडिया के लोग थे, नाइजीरियंस थे, ठीक है, पोलिश लोग थे जो पोलैंड से थे, और एक और कंट्री थी जिसका नाम है, पोलिश हो गया, नाइजीरियंस हो गए, इंडियंस हो गए। मेन तो 3 ही कंट्रीज़ थी जिनके, और यूक्रेनियंस भी थे, वो जो वहाँ के खुद लोग थे। अच्छा, वो भी बॉर्डर क्रॉस ही कर रहे थे, उन्हें भी अपनी जान बचानी थी। तो वहाँ पर क्या समस्या आई जब आप बॉर्डर के पास पहुँचे? बॉर्डर पे समस्याएं बहुत सारी आई कि मतलब मेन जो सिचुएशन थी वहाँ पे कि लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। 4 से 5 हज़ार लोगों को एक ही टाइम बॉर्डर तो वो क्रॉस कर नहीं सकते थे। आर्मी थी वहाँ पे, और ऐसे किसी को बिना इन्फॉर्मेशन के ऐसे क्रॉस कर भी नहीं सकते। वहाँ पे एम्बेसी का कोई कोऑर्डिनेशन है नहीं था। ठीक है, तो एक एक बंदे को निकाल रहे थे। मेन प्रायोरिटी जो थी वो यूक्रेनियंस को दी जा रही थी, क्योंकि उनकी जान को ज़्यादा खतरा है। जी, पहले नहीं, मतलब साथ के साथ निकाल रहे थे, लेकिन अगर 20 बंदे यूक्रेन के निकल रहे थे तो उनके साथ इंडिया का 1 बंदा या फिर 2 बंदा ही निकल पा रहा था। मेन सिचुएशन ये थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। जी। तो आपने देखा कि जिस तरह से रूस लगातार अटैक कर रहा था यूक्रेन के ऊपर, जी, मिसाइलें दागी जा रही थी, गोलियां दागी जा रही थी, एक जैसे भगदड़ मची हुई थी सबके अंदर। जी। तो आपने नज़ारा खुद देखा या वीडियो से पता चला आपको? हमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो वीडियो से ही पता लगी। जिस टाइम अटैक हुआ था उस टाइम भी हम सो ही रहे थे, सुबह के 4 बजे हुए थे, तो हमें घर से कॉल्स आ रही थी। अटैक किस तारीख को है, याद है कुछ? अटैक हुआ था 24 तारीख को हुआ था। अटैक 24 तारीख की सुबह हुआ था। 24 मार्च? जी, 24 फरवरी। 24 फरवरी। उस टाइम वहाँ पे 4 बजे हुए थे, इंडिया में अराउंड 8 या 9 बजे होंगे। ठीक है, तो उस टाइम हम तो सो ही रहे थे, हमें कोई खबर है ही नहीं थी अटैक हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। हमें घर से ही कॉल आ रही थी। जिस टाइम उठते हैं तो पता लगता है कि अटैक्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, मिसाइल्स गिर रही हैं। उस टाइम हमारी सिटी में भी, हमारी सिटी का जो एयर बेस है वो उड़ा दिया गया था, इवानो सिटी का। इवानो सिटी? जी। और
उसके बाद फिर उसके बाद हमें पता लगा कि हम तो वेस्ट साइड में थे, जहाँ पे मैं हूँ वो वेस्ट साइड है, वहाँ पे इतना मतलब खतरा नहीं था, वहाँ पे सेफ्टी थी। तो उस तुरंत बाद लोगों ने क्या किया, सामान इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। अपनी बेसिक जो नीड्स होती हैं, खाना पीना हो गया या कोई और भी बेसिक नीड्स होगी, उन सब के लिए सामान इकट्ठा करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जितना ज़्यादा वो सामान इकट्ठा कर सकते थे, 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए, हमने खुद भी सामान इकट्ठा किया ताकि हम सर्वाइव कर सके, क्योंकि पता नहीं था कि युद्ध में क्या कैसे हालात होंगे। तो इन अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए बेसिकली लोगों ने सामान खरीदना वहाँ से स्टार्ट कर दिया और अपने घर में ही रह गए। अच्छा, तो इंडियन एम्बेसी से आपको कोई मदद मिली इस बीच जब ये अफरा तफरी मच गई? आपने कोशिश करी होगी इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करने की? जी, कोशिश भी की, कह भी सकते हैं कि मदद मिली है। एक हिसाब से मदद तो मिली है ही है कि हम मतलब कि यूक्रेन से इंडिया आगे सही सलामत, ये कह सकते हैं कि मदद मिली है, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिल पाई जो हमें मिलनी चाहिए थी। हमने बॉर्डर पर नहीं मिली या लेट मिली? समय पे नहीं मिली, मतलब जिस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम मदद नहीं मिली। जो मेन टास्क था वो था बॉर्डर क्रॉस करना। एम्बेसी ने साफ साफ बोल दिया था, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी दूसरों से कि एम्बेसी ने ऐसा बोला है कि आप बॉर्डर क्रॉस कीजिए खुद से, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बॉर्डर पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हम शाम को 4 बजे लगे थे लाइन में और सुबह के 5 बज चुके थे। उस टाइम में हमारा कोई नंबर पड़ा नहीं था। ठीक है, एम्बेसी ने कोई किसी तरह कोऑर्डिनेशन नहीं किया, कोई उस टाइम एम्बेसी की तरफ से कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं आई कि आप कैसे बॉर्डर क्रॉस करना आपको, या फिर आर्मी के साथ कोई कोऑर्डिनेशन हो एम्बेसी की, ऐसा कुछ नहीं था। हमें बस वहाँ पे खड़ी रहे, सर्दी थी, -5 का टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो कितने दिन रहे आप इस मॉल में? बॉर्डर क्रॉस करने में हमें 1 से 1.5 दिन लग गया था। अच्छा, ठीक है, उसके बाद हमें क्या किया, बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद इमिग्रेशन सर्विसेज हुई वहाँ पे, मतलब रोमानिया से हमारा वीज़ा वगैरह अप्लाई हुआ। ठीक है, उसके बाद हमें जो है शेल्टर्स में रखा गया था और उसमें एम्बेसी का योगदान नहीं था कि एम्बेसी ने हमें शेल्टर में रखा है। अच्छा, वहाँ के लोग थे, एम्बेसी ने मतलब कांटेक्ट जरूर किया था लोगों से कि उन्हें शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, लेकिन उसमें एम्बेसी ने शेल्टर वालों को भी मतलब कोई किसी तरह का योगदान नहीं किया। जो वहाँ पे उन्होंने खर्चा किया खाने पीने का, रहने का, वो वहाँ के लोगों का खुद का, यूक्रेन के लोगों जी, का, रोमानिया के लोग, रोमानिया के लोगों जी। का। और मतलब कि शेल्टर्स में काफ़ी अच्छा माहौल था। वहाँ पे हमें जितनी भी चीज़ें मतलब काइंड ऑफ होटल जैसा हमें फील हो रहा था, वहाँ पे हमें सारी सर्विसेज मिल रही थी। वहाँ पे जाके हमें चैन घर थोड़ा, वालों से बात होती रहती थी? जी, घर वालों से बात हो रही थी, मतलब कि बॉर्डर पे जाने के बाद कनेक्शन तो लूज़ हो ही गए थे वहाँ पे, मतलब नेटवर्क बिल्कुल वीक था। लेकिन 1-1.5 दिन के बाद मतलब अगर नेट कनेक्ट हो रहा था, किसी से हॉटस्पॉट शेयर कर लेते थे, तो उस टाइम तुरंत के तुरंत हम घर वालों को बता देते थे कि ये सिचुएशन चल रही है, हम ठीक है, सेफ़ हैं। उसके बाद जब हम पहुँचते थे, रोमानिया पहुँचे, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे शेल्टर में रुके, वहाँ पे वाईफाई अवेलेबल था, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हमें सारी जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते थे वो सारी सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की। वहाँ पे लगातार बातें हो रही थी घर वालों से, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई, वहाँ पे सब सेफ था। अच्छा, देखिए, इस बीच जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाली जा रही थी कि अब हमें जल्दी से बचाओ, हमें जल्दी से बचाओ, ऐसा कुछ लग रहा था यदि समय रहते मदद नहीं की जाएगी तो हम अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे? लग ही रहा था, सबको ही लग रहा था कि अगर मान लो टाइम पे नहीं मिला, क्योंकि डिले हो रही थी चीज़ें, फ़्लाइट आ रही थी, उन्हें बाद में इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि फ़्लाइट डिले हो गई है, कैंसिल हो गई है, तो आप जहाँ पे हो आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि हमारा जल्दी होए, फिर और लोगों को भी मौका मिले कि वो भी पता नहीं था जल्दी। किस टाइम कब क्या हो जाए वहाँ पर? पता नहीं था, हाँ, बॉर्डर तक तो काफ़ी मतलब हालात गंभीर ही थी। जिस टाइम बॉर्डर तक पहुँचे, जिस टाइम यूक्रेन में थे, उस टाइम तक गंभीर ही था, सिचुएशन काफ़ी मतलब टेंस थी। लोगों को लग ही रहा था एक बार बॉर्डर क्रॉस कर ले फिर शायद सेफ्टी होगी। जैसे भी हो, हाँ, border- वहाँ पे सेफ था, एक्चुअल में वहाँ पे सेफ भी था। रोमानिया जब हम पहुँचे तो वहाँ पे सेफ्टी थी, वहाँ पे इतना खतरा नहीं था। मेन जो टास्क था वो था बॉर्डर क्रॉस करना। तो जब तक बॉर्डर नहीं क्रॉस किया था उस टाइम तक तो हाँ काफ़ी सिचुएशन टेंस थी, वहाँ तक दिक्कतें आई। तो अब सरकार ने आपकी किस तरह से मदद की है कि आप अपने वतन वापस लौटे सही सलामत? सरकार ने मदद काफ़ी की है, ऐसा नहीं बोल सकते बिल्कुल कि उन्होंने किसी तरह की मदद की नहीं है। मदद की है, बहुत मदद की है कि हमें सही सलामत लोगों को वहाँ से निकाला है। ठीक है, और लेकिन अगर ये मदद काफ़ी पहले हो चुकी होती तो सिचुएशन और ज़्यादा बेटर होती। जो लोग अभी वहाँ पे फंसे हुए हैं तो वो काफ़ी पहले के निकल सकते थे वहाँ से, सही सलामत निकल सकते थे। जो अब चीज़ों का उनको सामना करना पड़ा वो शायद नहीं करना पड़ता। अच्छा, आप फ्लाइट से आपको कोई किराया वगैरह कुछ टिकट नहीं, ऐसा लगा कुछ? ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला था कि किसी तरह का मतलब उनसे कोई चार्जिंग नहीं ली जाएगी। अच्छा, ठीक है, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लाया गया। लेकिन जिस टाइम इवैक्यूएशन की प्रोसेस थी उससे पहले जब बच्चों ने खुद से आने की कोशिश की थी तो उस टाइम मतलब कि इतना ज़्यादा किराया कर दिया था फ़्लाइट्स का
कि लोग आ ही नहीं पा रहे थे वहाँ से। जैसे तैसे करके लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी से भी समझौता किया कि कोई बात नहीं, हम क्लासेस को छोड़ देंगे, लेकिन हमें इंडिया जाना है। इंडिया जाना चाह रहे थे, लेकिन टिकट के प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई हो रहे थे कि मतलब कोई जा ही नहीं पा रहा था। 17 हज़ार से टिकटें जा रही थी, कोई 1.5 लाख की हो रही थी, कोई 3 लाख की हो रही थी, ये सब सिचुएशन थी। अच्छा, जो ये बीच में खबरें आई थी कि डबल ट्रिपल पैसे ले रहे हैं टिकट के, ऐसा कुछ था? हाँ, ये डबल ट्रिपल ही हो गया। मतलब कि इवैक्यूएशन के प्रोसेस से पहले जो था एडवाइजरी जारी की गई थी जिस टाइम, उस टाइम टिकट के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हायर थे। जो नॉर्मल रेट होता है टिकट का वो होता है अराउंड 23,000 to 30,000, इसके बीच में चलता रहता है, ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन उस टाइम अब या तो फ्लाइट्स की कमी थी या फिर जो भी था वो तो गवर्नमेंट को ही पता होगा, लेकिन उस टाइम इतने ज़्यादा हाई हो गए थे रेट कि कोई घर आ ही नहीं पा रहा था। ये सिचुएशन थी। कुछ बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया जिनका इकोनॉमिक मतलब सही है, उनका फैमिली का बैकग्राउंड। अच्छा, इसी बीच एक खबर भी आई थी कि जो लोग इंडिया का फ्लैग ले रहे हैं, जिनके हाथों में इंडिया का फ्लैग है, उन्हें सही सलामत जाने दिया जा रहा है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिला वहाँ पर? हाँ, ये चीज़ें हमने देखी हैं खुद से कि हम जब निकले थे, इवानो से निकले थे, यूक्रेन से निकले थे, तो जितनी भी बसेस जा रही थी हमने उन पे क्या किया था कि इंडिया का फ्लैग चिपका करके हम निकले थे। अच्छा। ताकि जब भी मान लो किसी तरह का अटैक हो रहा है, रशियन मिलिट्री अटैक कर रही है, तो उन्हें मतलब साफ साफ दिखे कि हम इंडिया के लोग हैं, हम यूक्रेनियंस नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि उनका जो मेन था कि उनको यूक्रेनियंस को अटैक करना था, और वहाँ के सिविलियंस को अटैक करना उनका अभी तक कोई इशू नहीं था कि उन्हें सिविलियंस को अटैक करना है। लेकिन हमने अपनी सेफ्टी को इंश्योर करते हुए हमने जो है झंडा लगाया इंडिया का, ताकि वो लोग हमें पहचान सके कि हम किस नेशनैलिटी के हैं। तो इसलिए हमने झंडा लगाया। कुछ पाकिस्तानी लोगों से भी हमें खबर मिली है, मतलब कि मीडिया से ही देखा है या फिर वीडियोस में देखा है कि कुछ पाकिस्तानी लोगों ने भी इंडिया का झंडा लगा करके वो निकले हैं। तो उन्होंने भी अपनी बेसिकली सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हमारी कंट्री का सहारा लिया, जो कि एक अच्छी बात है। जो पाकिस्तानी है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि कोई इंडियन है या फिर पाकिस्तानी है। वहाँ पे लोगों का मेन जो टास्क था वो तो उन्होंने सोचा कि हमें अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी है, वो कोई भी तरीका उन्होंने वो अपनाया। अच्छा, आप क्या बता सकते हो इस जो ये युद्ध छिड़ा हुआ है, इसका रीज़न क्या मानते हो आप? इसका रीज़न वैसे तो काफ़ी सारे रीज़न्स बन चुके होंगे अभी तक, लेकिन इसका जो मेन रीज़न वो ये है कि जो यूक्रेन है वो नाटो में जाना चाहता है, लेकिन रशिया चाहता है कि वो नाटो में ना जाए, क्योंकि रशिया ये समझता है कि अगर वो नाटो में चला जाता है तो उसका जो 30 कंट्रीज़ हैं, जो कि एक संगठन है पूरा नाटो का, वो यूक्रेन का साथ देंगी, ठीक है। तो रशियन चाहता है कि मैं अपनी सिक्योरिटी करूँ, मैं अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करूँ, इसलिए वो चाहता है कि यूक्रेन जो है बेसिकली ना जा पाए, कि जो 30 अदर कंट्रीज़ हैं लाइक नाटो में शामिल ना हो पाए। जी, जो मेनली है यूक्रेन का साथ दे रहे हैं लोग, और जो कि एक तरीके से सही भी है कि कोई भी कंट्री होगी वो चाहती है कि मैं अपनी सेफ्टी को इंश्योर करूँ, ठीक है। अगर यूक्रेन को 30 देशों की मदद मिलती है तो उसकी एक हिसाब से सेफ्टी इंश्योर होगी। कोई भी मान लो किसी तरह का कल उस पर हमला होता है तो वो 30 कंट्रीज उसका साथ देंगी, जिससे कि रशिया को खतरा है। क्या आपने मोदी को याद किया? मोदी को मतलब मोदी को ऐसा पर्टिकुलरली मोदी को याद नहीं किया हमने, इंडियन गवर्नमेंट को याद किया। इंडियन गवर्नमेंट जी, क्योंकि अब सब कुछ उनके हाथों में ही था, अब कि वो ही सब कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। लेकिन किया भी उन्होंने किया कि टिकट्स की अरेंजमेंट की, सब कुछ फ्री में किया। लेकिन ये चीज़ें अगर पहले हो चुकी होती तो काफ़ी सारे जितने बच्चे थे वो सारे आज तक निकल चुके होते वहाँ से, जो कि बढ़िया रहता। अब फंसे हुए हैं वहाँ। आप अपने घर आ चुके हो, बहुत से लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? उनके बारे में तो अब बस यही है कि हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकले वहाँ से। कोई भी किसी भी तरह का अल्टरनेट सोल्यूशन हो इंडियन गवर्नमेंट के पास, ठीक है, चाहे वो एयरफोर्स भेजे वहाँ पे या फिर कोई और भी मेथड हो। तो बेसिकली मेन ये है कि वो वहाँ से उन्हें निकाल ले, क्योंकि सबके परिवार वाले टेंस्ड हैं, ठीक है। उन्हें सबको फिक्र होती है, हमारे परिवार वालों को भी हमारी फिक्र थी, सबको फिक्र होती है। जी, आपको अभी भी उनकी फिक्र है? फिक्र है। वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनकी तो फिक्र है ही, साथ साथ के वहाँ पे जो यूक्रेन के नेटिव हैं हमें उनकी भी फिक्र है, क्योंकि 3 महीने हुए हैं हमें गए हुए वहाँ पे, और उनके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है कि अब उनसे लगाव हो गया कि उस कंट्री ने बेसिकली हाँ वो एक ऐसी कंट्री है मतलब कि जो हमारा बेसिकली ड्रीम्स है, जो हम अचीव करना चाहते हैं उनको पूरा करेगी फ्यूचर में। तो हमें मतलब कि एक तरह की लाइक सद्भावना सी होगी उनसे, तो फीलिंग्स जुड़ तो चुकी हैं उनके साथ। चाहते भी यही हैं कि यूक्रेन के लोग जो है सेफ रहें। तो अब आप अपनी एजुकेशन को कैसे देखते हो आगे? एजुकेशन के बारे में जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुछ अब लगता तो है कि 3-4 महीने बाद सब चीज़ें नॉर्मल होंगी। अब होंगी भी या नहीं होंगी ये कोई श्योर नहीं है, श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ होता भी है तो हमें कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक
ठीक है, जब तक हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चलेंगी। और जिस एरिया में मैं हूँ वो तो वेस्ट है और वहाँ पे सेफ़ है मतलब चीज़ें, और वहाँ पे तो ये सुनने में आ रहा है कि तुम्हारी क्लासेस ऑनलाइन चलेगी। अगर ऑनलाइन नहीं भी चलती हैं तो कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन होगा, मतलब कि हमें किसी कंट्री में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या फिर कुछ भी होगा जी। इन लोगों के मतलब स्टूडेंट्स अभी वहाँ पे फंसे हुए हैं, वो धैर्य बनाए रखें, ठीक है। वो दिल है कि हाँ लौटेंगे ज़रूर, और हिम्मत नहीं आ रहे। हाँ हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि अगर वो हिम्मत हार जाएंगे तो फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स फंसे हुए, उनके बच्चे फंसे हुए हैं, तो फिर वो भी कमज़ोरी पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ था, आपका बेटा वहाँ पर था? ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी जी। देखो सभी के बच्चे गए हुए हैं, हमारा बच्चा भी था, हमारा भी दिल तड़प रहा था, लेकिन एक हौसला भी बनाया हुआ था कि हमारे बच्चे ज़रूर वापस आएंगे। उम्मीद थी जरूर आएंगे। उम्मीद जगी थी कि हमारी सरकार ज़रूर हमारा साथ देगी। जो दूसरे बच्चे भी फंसे हुए थे उनके लिए भी हाँ जी, उनके लिए भी हमारा दिल बहुत रोता है कि जिसके भी बच्चे रह रहे हैं सभी के बच्चों को अच्छी तरह से लेके आए। आम जनता है उसका क्या खोट था? उसका कोई खोट नहीं था जी। हमने तो अपने बच्चों को इसलिए भेजा था कि वो कामयाबी प्राप्त करें। बात होती थी फोन पे? हाँ जी, हमारी रोज बात होती थी। एक टाइम अगर बात नहीं होती तो कैसा तो लगता हमारा था दिल आपको? बहुत रोता था कि बच्चे का अभी तक फोन नहीं आया। हम आपको बयान नहीं कर सकते हम अपने बच्चे के लिए कैसे रोते थे। सभी के बच्चों के लिए रोते थे कि भी सभी के बच्चे सुरक्षित आए। इनमें से एक दो की तो डेथ भी हो चुकी है। हाँ जी, उनके लिए हमें बहुत बड़ा अफसोस है। उनके माता पिता पे क्या गुजरी है वो हम समझ सकते हैं। हमारी सरकार से अपील है कि जो भी बच्चे हैं ना उनको जल्दी से जल्दी जो लेके अब आए। भी फंसे हुए हैं, हाँ करीब जी, 6000 हाँ जी, हाँ जी, के करीब बच्चे फंसे हुए जो हैं। फंसे हुए हैं उनको जल्दी से लेके आए। उनकी माँ बाप का भी ऐसे ही दिल रोता होगा। आंटी, जब नीरज घर नहीं पहुंच रहा था, नीरज से आपकी बात नहीं हो रही थी, अब तो आपको कैसा लगा? बात हो रही थी जी इनसे हमारी। अच्छा। ये हमारा पोता लगता है। अच्छा। मेरे जेठ का पोता ये पड़ेगा, मैं इनसे छोटी। अच्छा। हाँ, हम बहुत बस बहुत वो होता था जी। मेरा दिल कमज़ोर है, मैं बीमार हूँ, मेरे बहुत मन में रहती थी जी हमारा बच्चा जल्द से जल्द हमारा बच्चा हाँ। घर आ जाए। हाँ, और हम औरों के लिए भी अपील करते हैं कि हमारे जैसे हम माँ का दिल हमारा है वैसे उनका, कि हमारे बच्चे बहुत इंडिया के जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट उनको बाहर निकाले। जो दूसरे बच्चे फंसे उनको भी जल्द से जल्द बाहर निकाले जी। हाँ जी, हमारे पे तो जी इसकी माँ का तो दिल बहुत करड़ा है जी, हमारा दिल बहुत कमज़ोर है। माँ का दिल तो वैसे ही कमजोर होता है जब बच्चा फिर भी मुसीबत में हो। वह हिम्मत करती थी जी, हमारे पे हिम्मत नहीं होती। शिफ्ट आया है, वे भी बच्चे ऐसे ही आए, गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी बाहर निकाले जी।